नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 53 नाम घोषित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण नामों पर नजर डाल लेते हैं। जशपुर से विनय कुमार भगत को मैदान में उतारा गया है। वहीं पत्थलगांव से राम पुकार सिंह, मरवाही से के ध्रुव, बिलासपुर से शैलेश पांडे, बालोदा बाजार से शैलेश त्रिवेदी, भाटापारा से इंद्र कुमार, राजिम से अमितेश शुक्ला, भिलाई से देवेंद्र यादव और जगदलपुर से जितिन जायसवाल तथा दुर्ग सिटी से अरुण वोरा को टिकट दिया गया है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि आज रात तक या फिर कल सुबह तक पहली सूची राजस्थान की आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम भी हो सकते हैं। 21 अक्टूबर को भी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें बाकी बची सीटों पर विचार किया जाएगा। तो राजस्थान को लेकर के बैठक तो पहले हो चुकी है, लेकिन सूची का भी इंतजार है कि राजस्थान को लेकर के सूची कब आएगी। इधर छत्तीसगढ़ को लेकर के कांग्रेस की दूसरी सूची आज जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक राजस्थान को लेकर कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। तो हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरे हुए हैं, अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान में 41 उम्मीदवार घोषित भी हो गए हैं, वहीं कांग्रेस में भी इंतजार किया जा रहा है कि पहली सूची कब आएगी। जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस ने, आपको याद होगा, संडे को 4 राज्यों के लिए तो सूची जारी की थी। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संख्या में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, लेकिन राजस्थान में आश्चर्यजनक रूप से एक भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया था और उसमें कई तरह की बातें थी। तो आज सुबह इस मुद्दे पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। करीब 3 घंटे से ज़्यादा समय तक ये बैठक चली है और अभी तक जो जानकारी अखिलेश जी ये है कि करीब 100 सीटों पर, 200 सीटों में से करीब 100 सीटों पर नामों पर फैसला कर लिया गया है। इनमें करीब 65 से 70 सीटें ऐसी है जो सिटिंग विधायकों की है। बड़ी चर्चा थी कि इंटरनल सर्वे करवाए गए हैं पार्टी की तरफ से और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जिन उम्मीदवारों के नाम नेगेटिव मार्किंग के साथ आए हैं, मतलब उनका फीडबैक अच्छा नहीं है, उनके नाम काटे जाए। और ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बहुत अच्छी खासी संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब ये खबर है कि 100 नामों पर आज चर्चा हुई, उस पर मुहर लग गई है। इसमें से 60 से 65 नाम ऐसे हैं जो सिटिंग विधायक के हैं और उम्मीद ये है कि आज ही रात में, देर रात में, क्योंकि दिन में हम लोग को यही बताया गया था कांग्रेस के सूत्रों से कि आज ही देर रात तक उम्मीद है कि पहली सूची कम से कम राजस्थान से कांग्रेस के उम्मीदवारों की आ जाएगी और बाकी जो सीटें बचेंगी उसके लिए 21 अक्टूबर को फिर से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज अभी जो सूची आने की संभावना है उसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट जितने जो बड़े नेता हैं उनके भी नाम शामिल किए जाने की संभावना है, जिस पर कोई स्वाभाविक है, कोई विवाद नहीं है और ज़्यादातर सीटें वही अभी आएंगे जिस पर पहले से कोई विवाद नहीं था। तो बिल्कुल ये चौंकाने वाली बात थी कि सभी राज्यों से कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, लेकिन राजस्थान से नहीं किया गया। तो अब राजस्थान पर कांग्रेस का मंथन जारी है। चूंकि पेच कई जगहों पर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो आज समय आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा समय तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन अब इंतज़ार है कि पहली सूची आए और फिर उसमें कितने नाम आते हैं, किस किस के नाम आते हैं, किसके नाम कटते हैं, इसी का इंतज़ार है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं बीजेपी की, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठकें कल दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुईं। दोनों बैठकें काफ़ी देर तक चलीं। इनमें विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान के कोर ग्रुप की बात करें तो इसकी बैठक करीब 6 घंटे चली। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, कुलदीप बिश्नोई, नितिन पटेल आदि मौजूद थे। बीजेपी ने राजस्थान के लिए अभी तक 41 उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 7 सांसद भी हैं, लेकिन इनमें कई सांसदों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अन्य सीटों पर भी कई उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है।
इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज कोटा और अजमेर संभागों के दौरे पर हैं। अपने राजस्थान दौरे में नड्डा इन दोनों संभागों के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को भी जेपी नड्डा ने राजस्थान का दौरा किया था। तब वे उदयपुर और जोधपुर संभागों में वहां के सभी जिलों के पार्टी नेताओं से मिले थे। वहां उन्होंने करीब 500 से भी ज़्यादा नेताओं से और कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। माना जा रहा है कि नड्डा इन दौरों में टिकट बंटवारे को लेकर माहौल भी टटोल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जंग की तैयारी के लिए मंत्र भी दे रहे हैं। और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की, गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। और 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और अगर यह गठबंधन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होता है तो अच्छा होता। बातचीत हुई थी, हो रही है और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 144 उम्मीदवारों की पहली सूची सुबह 9:09 पर शुभ मुहूर्त में जारी की, लेकिन लगता है इंडिया गठबंधन में मौजूद समाजवादी पार्टी को यह अशुभ लगा, क्योंकि लगभग 8 घंटे बाद सपा ने भी अपने और उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी और कटंगी समेत 5 सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस में अंदरूनी सामंजस्य पर सवाल उठाते हुए कड़े तेवर दिखा रही है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों में ही अभी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो वो किसी दूसरे दल के साथ में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कल एक बात कही है कि इंडिया गठबंधन की जो बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग टेबल पर बैठे हुए थे उनसे जो चर्चा हुई है वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी को या कांग्रेस पार्टी को कम से कम गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हमारा मंशा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मिलजुल करके रोकने का काम करें। कांग्रेस पार्टी उसमें अलग लड़ना चाहती है, वो अलग लड़े, हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन रोकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट जीती थी और सपा उम्मीदवार राजेश शुक्ला ने बीजेपी उम्मीदवार को 36,000 वोट से हराया था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में सपा ने 1.30% वोट हासिल किए थे। 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर रही थी, जिसमें डॉक्टर शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव निवाड़ी, पूर्व विधायक कंकर मुंजारे परसवाड़ा, उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे बालाघाट और कपिध्वज सिंह को गुड़ से टिकट मिला था। हालांकि जीजीपी के साथ गठबंधन में सपा का वोट निर्दलीय उम्मीदवारों से भी कम था, जिन्होंने 5.82% वोट हासिल किए थे। 2018 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, उनमें 4 सीटें बालाघाट, गुड़, निवाड़ी और परसवाड़ा पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर विपक्षी वोटों को बंटने की वजह से जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में इस बार आपकी एंट्री से भी कुछ समीकरण बदलेंगे। पार्टी के पास राज्य में 1 महापौर, 52 पार्षद, निकाय चुनाव में 6% वोट हैं, 118 सरपंच, 10 जिला पंचायत और 25 जनपद सदस्य भी। कम से कम 51 सीटों पर आप कांग्रेस बीजेपी के वोट में सेंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है, लेकिन इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिससे कम से कम 100 सीटों पर मुकाबला कड़ा और त्रिकोणीय हो सकता है। गोगपा, महाकौशल और बघेलखंड तो बसपा का जनाधार ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य में है। बसपा 178 और गोगपा 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 में बसपा को 18 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं गोगपा को 6 सीटों पर 30,000 से अधिक वोट मिले थे। बसपा को पिछली बार 5% वोट मिले थे, तब 28 सीटों पर बसपा की वजह से परिणाम प्रभावित हुए थे। गोगपा को पिछली बार 2% के लगभग वोट मिले, 9 सीटों पर उसने नतीजों पर असर डाला था।
बसपा पिछली बार 2 सीटों पर जीती, 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। गोंगपा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। प्रदेश में 21% आदिवासी और 15% के लगभग दलित वोटर हैं। आरक्षित 82 सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस के बाद 5% से ज़्यादा अधिक वोट बसपा ही हासिल करती है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। मध्य प्रदेश में बसपा को औसतन 9% वोट मिलते रहे हैं। 40 सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है। ये ठीक है कि 2013 से उसका जनाधार खिसक रहा है, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बाद वो तीसरे नंबर की ताकत है। कांग्रेस से आप और समाजवादी पार्टी ने भी आंखें तरेर ली हैं। इससे किसको नुकसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि अगर मामला 2018 जैसा हुआ तो फिर किसी न किसी एक दल पर यह भारी पड़ सकता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच बीजेपी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली 2 सूचियां जारी कर दी हैं। इनमें 21 नाम घोषित किए गए हैं। ये सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने यहां पर 4 महिलाओं को अभी तक उम्मीदवार बनाया है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो इसे लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होनी है। इसमें तेलंगाना के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और सह प्रभारी सुनील बंसल भी शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ही तरह बीजेपी तेलंगाना में भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। उधर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर तेलंगाना में टिकट देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाए जा रहे हैं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर थे और उनके दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पोस्टर लगाए गए। इनमें ऐसे आरोप लगाए गए हैं। 3 ऐसे नेता हैं जिन्हें पहली सूची में जगह नहीं मिली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाए हैं। इनमें से 2 ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गीले कपड़ों में शपथ लेकर कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पैसे लेकर टिकट दिए और वे रेवंत हटाओ कांग्रेस बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। और वहीं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज तेलंगाना में पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया। दोनों ही नेता मुगुलू पहुंचे, वहां रामप्पा मंदिर में पूजा की और एक रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और बीजेपी पर निशाना साधा। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दिन रात मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ, और पूरे समाज का जो बोझ है आप अपने कंधों पर लेते हैं। बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल, उसके साथ साथ बाहर जाके काम करना, खेती में मेहनत करना, या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना, ये सब आप करती हैं। और आज आप कितनी महंगाई का सामना कर रही हैं, और ये सब मेहनत, ये संघर्ष, इन संकटों का सामना आप इसलिए करती हैं ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अपना भविष्य बना पाएं। लेकिन यहाँ आज परिस्थिति ये है कि 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। बीआरएस ने वादा किया था कि हर परिवार को एक नौकरी दिलवाई जाएगी। आज लाखों पद खाली हैं, लेकिन नौकरियां नहीं दी गई हैं। राज्यों की जंग में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अब छत्तीसगढ़ में भी उठी है चुनाव की तारीख बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने चुनाव आयोग से राज्य में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को यानी छठ पूजा के निकट आने से बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाने की कृपा करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। आम आदमी पार्टी ने भी यही मांग की है। इसमें भावात्मक रूप से बहुत बड़ी समाज की एक मांग रही है और समाज के मांग से हम सब सहमत हैं कि ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब हजारों लोग पूजा में रहेंगे, छठ की पूजा में रहेंगे, तो इलेक्शन में मतदान जो अपन बढ़ाना चाहते हैं वो कैसे बढ़ेगा।
वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाया गया है। उत्पादन लागत का ये 120% है। पिछली बार 110 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। मध्य प्रदेश चुनाव की दृष्टि से भी ये फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश में मध्य प्रदेश है। कैबिनेट ने 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। मसूर की एमएसपी में 425 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सैफलॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।